हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका एसएससी कोर्स के अंतर्गत। आपकी बुक का नाम है भारत में रेडियो और सिनेमा। हम यूनिट 2 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का वन पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने बीवी केसकर के समय जो आकाशवाणी की स्थापना हुई थी उसके बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में हम संगीत और आकाशवाणी पे आने वाले जो प्रोग्राम्स थे उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विभिन्न विधियों में विकसित हुआ और एक उच्च कला के रूप में माना जाता है, और इसे शास्त्रीय संगीत के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली जो शास्त्रीय संगीत है वो काफी पुराना है, ठीक है। पुराने समय से सारे शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भारतीय संगीत, जो भारतीय संस्कृति है उसका एक महत्वपूर्ण अंग भी है। और यह एक उच्च कला, मतलब आप कह सकते हैं कि हाई स्किल वाले जो लोग हैं उन्हें ही शास्त्रीय संगीत प्रोड्यूस करना आता है। शास्त्रीय संगीत में संगीतकार एवं संगीत विद्वानों को उनकी सांगीतिक ज्ञान, संगीत का इतिहास, संगीत के नियम और विधियों का विस्तृत ज्ञान होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अपने मन से शास्त्रीय संगीत प्रोड्यूस कर पाता है, कि उसका मन हुआ और उसने शास्त्रीय संगीत बना दिया, ऐसा नहीं है। शास्त्रीय संगीत के लिए आपको अच्छी खासी संगीत का ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसकी नॉलेज होनी चाहिए। संगीत का आपको इतिहास पता होना चाहिए, और संगीत के जो नियम और विधियां हैं उन सबकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें विभिन्न रागों, तालों, स्वर और रचनाओं का उपयोग किया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत में आपको अलग अलग प्रकार के रागों की पढ़ना पड़ेगा। पहले में आपको पहले उसकी नॉलेज पता करनी पड़ेगी, राग, ताल, स्वर, और उसके बाद ही आखिर में अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो ही आप शास्त्रीय संगीत बना पाएंगे। शास्त्रीय संगीत में संगीत एक उच्च कला मानी जाती है, जो गीत, वादन, नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत में संगीत को एक उच्च कला, मतलब हाई स्किल का काम माना जाता है। और इसमें आपको गीत के माध्यम से, मतलब गाना गा के, वादन करके, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको बजा के, या फिर नाच करके, नृत्य करके आप अपनी अभिव्यक्ति दिखा सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में गीत, वादन और नृत्य तीनों भागों में विभाजित होता है। संगीत में उपयोग किए जाने वाले राग अथवा ताल और संगीत रचनाएं विभिन्न रसों को प्रकट करती हैं, जो श्रोताओं की भावनाओं को स्पष्ट करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में अगर आप सुनेंगे उसे तो आप देखेंगे, अगर आपको जानकारी है राग और ताल की, तो जो व्यक्ति शास्त्रीय संगीत बना रहा है, आप उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी भावनाएं कौन सी है, ये सब आप की वजह से पता कर पाएंगे। किसकी वजह से? शास्त्रीय संगीत की वजह से। इसे अधिकतर संगीत उपयोग करने वाले श्रोताओं में उत्तम माना जाता है, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत को जो व्यक्ति संगीत बनाते हैं, ठीक है, उसमें सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रीय संगीत के बाद आता है लोकप्रिय संगीत, जो कि आप कह सकते हैं कि करंट टाइम में काफी ज्यादा फेमस है। भारत में बहुत लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रचलित है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकप्रिय संगीत सुनना पसंद है। और इसे लोगों का मनोरंजन करने के लिए एक बड़ी संख्या में सुना जाता है। इसमें विभिन्न भावनाओं और विषयों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो व्यक्ति गाना गा रहा है या संगीत बना रहा है, वो अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करता है। लोकप्रिय संगीत गायन मतलब गाना, नृत्य मतलब नाचना, और वादन मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको बजाना है, के माध्यम से अभिव्यक्त का हो पाता है। इसमें भारतीय और विदेशी संगीत दोनों का प्रभाव होता है। इसमें भारतीय संगीत में देखने को मिलेगा और विदेशी संगीत में, मतलब दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आपको लोकप्रिय संगीत में देखने को मिल जाता है। इसमें फिल्मी गाने, भजन, गजल, पॉप संगीत, रॉक संगीत इत्यादि शामिल है। इससे लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ इसमें इसके माध्यम से कलाकार को भी ज्ञान, शोहरत, धन की प्राप्ति होती है। तो बेसिकली जो लोकप्रिय संगीत होता है, जो व्यक्ति लोकप्रिय संगीत बनाता है, ठीक है, लोगों का मनोरंजन तो करता ही है, साथ के साथ उसको धन भी प्राप्त होता है, शोहरत भी प्राप्त होती है, मतलब फेमस हो जाते हैं, ठीक है, और वो एक अच्छा कलाकार बन जाता है। लोकप्रिय संगीत में संगीत रचना और गीत का निर्माण आसान होता है, जिससे कि उसे उत्पादन करना, प्रसारित करना और भी आसान हो जाता है।
तो लोकप्रिय संगीत को बनाना या फिर उसको प्रोड्यूस करना इतना ज्यादा कठिन नहीं है जितना अगर आप शास्त्रीय संगीत को देखेंगे तो, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के लिए आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। इससे अधिक और उसके बाद क्या होता है, अगर बजाना वो सॉरी गाना बनाना, ठीक है, प्रोड्यूस करना आसान है, तो उसके बाद उसका प्रसारित करना, उसको ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि शेयर करना आसान हो जाता है। इससे अधिकतर लोगों को इसे समझने और संगीत की भावनाओं को समझने में भी आसानी होती है। तो लोकप्रिय जो संगीत होता है काफी इजी होता है समझने के लिए, तो लोग उसे इजिली समझ लेते हैं। आगे बढ़े, शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय संगीत के बीच में अंतर क्या है, आखिर इनके बारे में देखें। शास्त्रीय संगीत में निश्चित राग ताल का उपयोग किया जाता है, जबकि लोकप्रिय संगीत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत जब बनाया जाता है, ठीक है, तो उस समय निश्चित राग होते हैं, निश्चित तालों का प्रयोग किया जाता है, परंतु लोकप्रिय अगर आपने संगीत देखा होगा तो उसमें राग और ताल की इतनी ज्यादा महत्व नहीं होती, तो बेसिकली हम उसको इजिली बना सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में गायक या वादक का निश्चित संगीतिक ज्ञान होता है, जबकि लोकप्रिय संगीत में ऐसा नहीं होता। तो शास्त्रीय संगीत में जो भी व्यक्ति गायक है या फिर जो तबला हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उसको ज्ञान होता है, ठीक है, संगीत का ज्ञान होता है, जबकि लोकप्रिय संगीत में ऐसा नहीं होता। शास्त्रीय संगीत में संगीत बनाने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जबकि लोकप्रिय संगीत में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती। शास्त्रीय संगीत में संगीत बनाने के लिए संगीतकारों को शास्त्रीय संगीतों के नियम और परंपराओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जबकि लोकप्रिय संगीत में ऐसा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति शास्त्रीय संगीत बनाता है तो उससे पहले वो शास्त्रीय संगीत के बारे में स्टडी करता है, उसके पढ़ता है, उसके बाद ही शास्त्रीय संगीत बनाने के लिए आगे बढ़ा जाता है, परंतु लोकप्रिय संगीत में ऐसा नहीं होता। शास्त्रीय संगीत में संगीत का एक उच्च कला मानी जाती है, जबकि लोकप्रिय संगीत में आमतौर पर संगीत को मनोरंजन का रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत जो बनाते हैं उन व्यक्तियों को आप कह सकते हैं कि उच्च प्रकार के कलाकार माना जाता है, और वहीं अगर आप देखें कि जो व्यक्ति लोकप्रिय संगीत बना रहा है उसको एक मनोरंजक के तौर पर देखा जाता है, जो कि जनता को क्या कर रहा है, मनोरंजन उनका कर रहा है। कैस्कर के शास्त्रीय संगीत के प्रति विचार क्या थे, आखिर कैस्कर कैसा मानते थे शास्त्रीय संगीत को, इसको देखें। अपने दशक के लंबे कार्यालय के दौरान बीवी केसकर ने ऑल इंडिया रेडियो पर जहां शास्त्रीय संगीत का महत्व बढ़ा दिया था, वहीं फिल्मी संगीत का प्रसारण को घटिया और फुहड़ बताया, साथ ही क्रिकेट कमेंट्री और हारमोनियम पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो एक प्रकार से जो बीवी केसकर थे उन्हें शास्त्रीय संगीत काफी पसंद था, परंतु वही वो लोकप्रिय संगीत को अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है, घटिया मानते थे और फुहड़ मानते थे। उनको लगता था कि ये संगीत किसी भी प्रकार से जनता के लिए लाभदायक नहीं है। साथ में उन्होंने क्रिकेट की जो कमेंट्री थी और हारमोनियम की जो आवाज थी, मतलब हारमोनियम बजा के उसको रेडियो पे सुनाया जाता था, तो इन दो चीजों को बंद कर दिया था। क्रिकेट की कमेंट्री हो गया, हारमोनियम हो गया, या फिर जो फिल्मी संगीत जिसको लोकप्रिय संगीत भी कहा जाता है, इनको बंद कर दिया था। पुराने जमाने में मनोरंजन के लिए टीवी या फिर कोई अन्य साधन नहीं हुआ करता था, इसीलिए पुराने जमाने में संगीत केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं माना जाता था, बल्कि उसे लोग उच्च उच्च विचारों और भावनाओं प्रकट करने के लिए साधन मानते थे, ठीक है। तो पुराने जमाने में आपको पता होगा कि केवल जब शुरुआत हुई थी ब्रॉडकास्टिंग की, तो उस समय केवल रेडियो ही एक ऐसी सर्विस थी जिसके द्वारा लोग इस प्रकार की चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे गाने हो गए या फिर कोई और चीज हो गई, ठीक है, क्रिकेट कमेंट्री हो गई, हारमोनियम हो गया, न्यूज हो गई, इन चीजों का लुत्फ सिर्फ रेडियो के द्वारा ही उठाया जा सकता था। टीवी तो थी नहीं, तो रेडियो पे जो प्रसारण हो रहा है या जो चीजें आ रही हैं उन चीजों में भी काफी हद तक कटौती की गई। अब अब जो संगीत आया करते थे रेडियो पर हो गए, ठीक है, रेडियो पे जो संगीत आया करते थे वो केवल संगीत नहीं माने जाते थे, उसके द्वारा लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। आगे बढ़े, ऑल इंडिया रेडियो पर संगीत। फिर ऑल इंडिया रेडियो पर संगीत के बारे में देखें तो 1952 के बाद शास्त्रीय संगीत को ऑल इंडिया रेडियो पर अधिक महत्व दिया गया, लेकिन समय के, के साथ साथ धीरे 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 फिल्मी संगीत की वापसी आकाशवाणी पर 1957 में से हुई। शास्त्रीय संगीत की ओर ध्यान केंद्रित पहले से ही होने लगा। तो 1952 में जब ऑल इंडिया रेडियो पे जो शास्त्रीय संगीत है वो काफी ज्यादा प्रचलित होने लगा। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत के जो शोज हैं वो सबसे ज्यादा आने लगे थे। अब लोग ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। वहीं
लेकिन कुछ ही समय बाद जब फिल्मी संगीत भी आकाशवाणी के द्वारा दिया जाने लगा 1957 तक, तो फिल्मी संगीत शास्त्रीय संगीत से ज्यादा फेमस हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, शास्त्रीय संगीत की और ध्यान केंद्रित पहले से ही होने लगा था। मतलब कि शास्त्रीय संगीत के ऊपर जो लोगों का ध्यान था ना, वो फिल्मी संगीत से पहले ही था। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूचना मंत्री का पदभार संभाला और निर्देश जारी किया। और उस निर्देश में कहा गया कि जिन के निजी जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से अफवाह जुड़ी है, उन्हें प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब वल्लभ भाई पटेल सत्ता में आए, ठीक है, उन्होंने सूचना मंत्री का क्या पदभार संभाला। अब उन्होंने पदभार संभाला तो उन्होंने एक निर्देश दे दिया कि जो भी व्यक्ति प्रसारण करते हैं और उनके निजी जीवन से कोई भी अफवाह उड़ चुकी है, ठीक है, मतलब कोई भी आप कह सकते गलत हो या ठीक हो, कोई भी अगर अफवाह है तो उन व्यक्तियों का प्रसारण को वहीं रोक दिया जाए और उस आगे से उनको कोई भी प्रसारण करने ना दिया जाए। मतलब उन व्यक्तियों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था जिनके बारे में अफवाह फैली थी। इस आदेश का तत्कालीन परिणाम यह हुआ कि नाचने गाने वाली महिलाएं, जिन्हें बाई जी कहा जाता था, रेडियो पर कार्यक्रम देने से रोक दिया गया और अनेक स्थानों पर नए कलाकार आए। अब क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि अब जो लोग प्रसारण कर रहे थे उन्हें हटा देंगे तो प्रसारण ही नहीं होगा, नहीं, नए कलाकार को बुलाया गया। अब उसको देखें तो जो पुराने कलाकार थे जो कि काफी लंबे टाइम से प्रसारण करते आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो जो पुराने जो कलाकार थे वो भी काफी ज्यादा मायूस हो गए। आगे बढ़े। डॉक्टर वीवी केसकर ने रेडियो पर फिल्मी गानों के प्रसारण पर प्रतिबंध और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दिया। संगीत कार्यक्रमों की एक निश्चित रूपरेखा तैयार की गई। अब क्या हुआ, डॉक्टर वीवी केसकर ने जो फिल्मी प्रसारण थे, फिल्मी गानों के प्रसारण, उनको कम कर दिया और शास्त्रीय संगीत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया। नए कलाकारों की कला की परख करने के लिए परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके लिए स्वर परीक्षा परिषद यानी ऑडिशन बोर्ड बनाया गया। अब जो नए कलाकार आ रहे थे, डायरेक्टली उन्हें प्रसारण करने के लिए तो नहीं भेजा जा सकता था, तो उनकी कलाकारी को चेक करने के लिए कि वो आप कह सकते हैं कि कलाकार में अच्छे हैं नहीं है, संगीत प्रोड्यूस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार को चीजों को देखने के लिए ऑडिशन बोर्ड बनाया गया। उनका ऑडिशन हुआ करता था टीवी रेडियो पर प्रसारण करने से पहले। केसकर के द्वारा अधिक से अधिक शास्त्रीय संगीतों का प्रसारण किया जाने लगा। शास्त्रीय संगीत के अत्यधिक प्रसारण के कारण श्रोताओं मतलब सुनने वालों को इससे रुचि अरुचि मतलब रुचि हटने लगी। वहीं हिंदी फिल्मों के गानों को रेडियो सिलोन पर प्रसारित किया जा रहा था और इस वजह से रेडियो सिलोन के कार्यक्रम भारतीय श्रोताओं में दिन प्रतिदिन और ज्यादा लोकप्रिय होने लगे। तो अब देखिए कि बीवी केसकर के द्वारा जो शास्त्रीय संगीत था उसको रेडियो पर ज्यादा से ज्यादा मतलब सुनाया जाने लगा, ठीक है, उसके ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आने लगे। अब लोग सुन सुन के कुछ समय बाद लोग बोर हो गए, लोगों का मन भर गया कि अब हमें नहीं सुनना। पर वहीं एक और रेडियो था, रेडियो सिलोन। रेडियो सिलोन आप कह सकते हैं कि श्रीलंका का एक रेडियो था, ठीक है, रेडियो प्रसारण था। तो रेडियो सिलोन में क्या होता था, लोकप्रिय गाने सुनाए जाते थे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोकप्रिय गाने सुनना पसंद करते थे, तो वो जो रेडियो सिलोन था वो काफी ज्यादा फेमस हो गया। रेडियो सिलोन की लोकप्रियता को देखते हुए 1957 में विविध भारती सेवा शुरू की गई और फिल्मी संगीत का प्रसारण शुरू हुआ, जो थोड़े धीमा था लेकिन समय बाद ही तेजी में आ गया। ठीक है, तो रेडियो सिलोन की जो आप कह सकते हैं कि लोकप्रियता को देखते हुए कि लोग ज्यादा से ज्यादा रेडियो सिलोन सुन रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, विविध भारती प्रोग्राम चालू करा। अब इस प्रोग्राम के तहत जो फिल्मी गाने थे उन्हें रेडियो पर सुनाया जा रहा था। कुछ शुरुआत में तो इतना ज्यादा ये फेमस नहीं हुआ, परंतु कुछ समय बाद ही ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया और विविध भारती टॉप जो शोज हुआ करते थे उनमें से एक बन गया। भारत के लोक संगीत और समृद्ध देश जैसे समृद्ध देश विश्व में शायद ही होगा, कोई और होगा। दूसरे देशों में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को लगभग 34%, यहाँ पे 34 आएगा, ये बीच में ना एक जो डंडा है ये नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 34% लोक संगीत को कार्यक्रम को दिया गया। आकाशवाणी पर लोक संगीत की समृद्ध परंपरा के विविध रूप को लोगों की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर शुभारंभ और लोक संगीत के मासिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। तो आप कह सकते हैं कि आकाशवाणी जो था उसका प्रस्तुतिकरण विदेश में भी हुआ करता था, कि मतलब देश विदेश में भी आकाशवाणी सुना जाता था। तो जो कार्यक्रम हुआ करते थे
प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम थे, लगभग 34% जो कार्यक्रम थे वो लोक संगीत के कार्यक्रम को दिया गया। ठीक है, मतलब 34% लोकप्रिय जो संगीत था उसको दिया गया। 8 जून 1953 को मुंबई में आकाशवाणी के प्रथम सुगम संगीत यूनिट की स्थापना की गई। इसके बाद पंचवर्षीय योजना के दौरान सुगम संगीत की नई केंद्र खोली गई और केंद्रों में सुगम संगीत तैयार किए गए और इस योजना के तहत दिन प्रतिदिन व्यापक बनता चला गया। अब 8 जून 1953 को मुंबई में आकाशवाणी का प्रथम सुगम संगीत यूनिट, मतलब वहां पे जो संगीत है वो बनाया जाएगा, ये यूनिट खोली गई। उसके बाद पंचवर्षीय योजना आई। पंचवर्षीय योजना के आने के बाद से ही सुगम संगीत की जो यूनिट थी उसको और ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। सांस्कृतिक एकीकरण की भावना को प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने अखिल भारतीय कार्यक्रम का पहला प्रसारण 20 जुलाई 1952 से शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो ने शास्त्रीय संगीत के जन जन तक पहुंचने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब क्या हुआ, सांस्कृतिक एकीकरण, मतलब भारत में जो संस्कृति है उसको एक बनाने के लिए और उसको एक साथ रखने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने अखिल भारतीय कार्यक्रम का पहला प्रसारण, मतलब पहली जो ब्रॉडकास्टिंग है वो 20 जुलाई 1952 से शुरू की। ऑल इंडिया रेडियो ने शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑल इंडिया रेडियो ने क्या करा, जो शास्त्रीय संगीत है वो लोगों को, हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाए, इसके लिए उसने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ज्यादा से ज्यादा काम किया गया। लोग रेडियो सिलोन की तरफ आकर्षित होने लगे। ऐसा माना जाता कि आकाशवाणी अधिकांश श्रोता जब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम शुरू होता तो रेडियो को बंद करके सिलोन के कार्यक्रम सुनने लगे, अन्यथा आकाशवाणी के अधिकारियों को बाध्य होकर विविध भारती सेवा शुरू करनी पड़ी। अब क्या हुआ, रेडियो सिलोन जब शुरू, जिसपे लोकप्रिय गाने आया करते थे, काफी ज्यादा प्रचलित होने लगा। अब तो क्या होता था, जब भी शास्त्रीय संगीत आता था ना रेडियो पे, आकाशवाणी पे, तो लोग क्या करते थे, रेडियो बंद कर देते थे और सिलोन रेडियो, जो सिलोन है उस पे लोकप्रिय गाने सुनना चालू करते थे। अब इसको देखते हुए जो रेडियो प्रसारण सेवा है वो काफी ज्यादा, अब क्या प्रसार हो गई कि अब हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम प्रसारण कर रहे हैं, लोग सुन ही नहीं रहे। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को देखते हुए विविध भारती नाम का कार्यक्रम शुरू करा, जिसमें लोकप्रिय संगीत को लोगों को सुनाया गया। लोकप्रिय विविध भारती सेवा 3 अक्टूबर 1957 को शुरू की गई। विविध भारती कार्यक्रम का 70% जो समय था वो फिल्मी संगीत को दिया गया। प्रतिदिन रविवार को छोड़कर 12 घंटे 50 मिनट तक कार्यक्रम विविध भारती पर प्रसारित किए जाने लगे। रविवार के दिन यह प्रसारण 13 घंटे 50 मिनट तक पहुंच जाता। विविध भारती के प्रसारण के लिए मुंबई मद्रास में 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर को लगाया गया। संडे को आप कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते 12 घंटे 50 मिनट तक का कार्यक्रम मतलब प्रस्तुत किया जाता था, उसमें लोकप्रिय गाने आया करते थे। वहीं संडे के दिन, रविवार के दिन 13 घंटे 50 मिनट का जो आप कह सकते हैं गाने सुनाए जाते थे। इसके लिए विविध भारती ने क्या करा, मुंबई और मद्रास में 100 किलोवाट के जो ट्रांसमीटर है उनको प्रस्तुत करा कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कवर किया जा सके। रेडियो सिलोन, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो पहले रेडियो सिलोन के नाम से जाना जाता था, 1923 में अपनी स्थापना के बाद से ही अंग्रेजी संगीत के कार्यक्रम के चलते एशिया का सबसे लोकप्रिय रेडियो स्टेशन माना जाने लगा। तो क्या हुआ, श्रीलंका में जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी उसका पहले नाम आप कह सकते हैं, शुरुआत में रेडियो सिलोन उसको कहा जाता था। 1923 में अपनी स्थापना के बाद अंग्रेजी संगीत, अब क्या हुआ, रेडियो सिलोन जो था वो अंग्रेजी संगीतों को आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा मानता नहीं था, तो उसने अपने संगीतों को प्रस्तुत करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इतना इसीलिए ये क्या हो गया, लोकप्रिय संगीत के क्षेत्र में इतना ज्यादा फेमस हो गया। उस समय ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गानों पर आधारित मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किए जाते थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, जब रेडियो सिलोन जब चल रहा था तो उस समय जो भारत में आकाशवाणी हो गई उस पर इतने ज्यादा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किए जाते थे फिल्मी गानों के। आजादी के बाद जब AIR सरकार ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आया, तब इस दिशा में कोशिश नहीं हुई। इसके लिए तब के सूचना प्रसारण मंत्री BV केसकर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे मानते थे कि फिल्मी संगीत अश्लील और उच्छा है और सरकारी रेडियो की स्थापना के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। उनकी सोच के उलट इस दौर में फिल्मी संगीत लोकप्रियता का शिकार पर थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो
सरकार के केंद्रीय और एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गया था। अब अब क्या हुआ, जब बीवी केसकर आए, उन्होंने मतलब हाईएस्ट पोस्ट संभाली, तो उन्होंने ये एक बात कही कि जो लोकप्रिय संगीत है वो अश्लील और ओछा संगीत है वो, ठीक है, और उस संगीत को रेडियो पर प्रसारण करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जिस काम के लिए रेडियो बनाया गया है वो काम से मेल ही नहीं खाता। उनका कहने का मतलब ये था, ठीक है, उन्होंने ये बताया। 1950 के आसपास ही रेडियो सिलोन पर अंग्रेजी पॉप गानों के काउंटडाउन का एक कार्यक्रम बिनाक हिट परेड शुरू हुआ। इस कार्यक्रम भारतीय श्रोताओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हुआ। 1950 के आसपास रेडियो सिलोन पर एक अंग्रेजी गानों का मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स का एक क्या हुआ, काउंटडाउन चालू हुआ, जिसका नाम था बिनाका हिट, ठीक है। और ये कार्यक्रम भारत में भी काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। इतना कि रेडियो सिलोन के कोलंबो स्थित दफ्तर में भारत से हजारों खत पहुंचे जाने लगे, जिसमें हिंदी गानों का ऐसे कार्यक्रम शुरू करने की मांग की गई थी, ठीक है। तो अब देखिए, इतने ज्यादा इंग्लिश गाने फेमस हुए कि भारत से कोलंबो में जो उनका एक रेडियो स्टेशन स्थित स्थित था, जहां पे उनका केंद्र था, तो भारत से कई सारे लेटर्स वहां पहुंचने लगे कि आप ये वाला गाना बजाइए, आप ये वाला गाना बजाइए, या फिर आप हिंदी गानों का एक कार्यक्रम रेडियो सिलोन पर शुरू करिए। इस प्रकार से बहुत ज्यादा लोकप्रियता हो गई। इस प्रतिक्रिया को देखते हुए रेडियो सिलोन ने 1951 में मुंबई में रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विस शुरू की। अब क्या हुआ, 1951 में रेडियो सिलोन ने रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विस स्थापित की। इस नई एजेंसी का नाम रेडियो के लिए विज्ञापन जुटाना और निर्माण करना था। यह फिल्में हिंदी फिल्मों से जुड़े मनोरंजन कार्यक्रमों का भी निर्माण करती थी, ठीक है। तो जो एजेंसी बनाई गई एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसका काम था कि ज्यादा से ज्यादा जो एड्स है उनको पता करना, उनको इकट्ठा करना, और साथ के साथ मनोरंजक कार्यक्रमों का निर्माण भी करना था। इसके एक साल बाद रेडियो सिलोन पर हिंदी फिल्मों के गाने का काउंटडाउन शुरू हुआ। आमीन सयानी की जुदाई आवाज के साथ बिनाका गीतमाला नाम से कार्यक्रम एक महीने में पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक साल बाद जब भारत में एक एजेंसी स्थापित कर दी गई, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कंपनी, उसके बाद इसके एक साल बाद से रेडियो सिलोन पर हिंदी फिल्मों के गानों का भी एक काउंटडाउन चालू हो गया, बिनाका गीतमाला नाम से, ठीक है। और एक महीने के अंदर ही ये जो शो था ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि हाई लेवल पे पहुंच गया। उस दौर में बुधवार के दिन लगभग हर रेडियो श्रोता इसे जरूर सुनता था। थोड़ा ही वक्त में हिंदी सेवा रेडियो सिलोन के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली सेवा बन गई। अब क्या हुआ, कुछ ही टाइम बाद रेडियो जो सिलोन था वो हिंदी गानों से बहुत ज्यादा कमा रहा था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर रहा था। ये देखते हुए आखिरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ा। खुद केसकर ने इस दिशा में पहल की और रेडियो सिलोन के श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत किया। अब एक विदेशी रेडियो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है भारत में, तो जो भारत की रेडियो प्रसारण सेवा है वो इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान थी। तो इस चीज को देखते हुए बीवी केसकर ने पहली 1957 में भारतीय विविध भारती सर्विस शुरू की। इस पर फिल्मी संगीत से जुड़ी कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनके बाद भारतीय श्रोता भी इससे जुड़े। रेडियो सिलोन का एक अधिकार टूटा जरूर, लेकिन बाद कई सालों तक मीना का गीतमाला भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रमों में से बना रहा, ठीक है। तो शुरुआत में कई सारे जो लिसनर्स हैं रेडियो सुनने वाले वो विविध भारती की तरफ चले गए, परंतु कई सालों तक जो रेडियो सिलोन है वो भारत का पहला प्रसिद्ध रेडियो बना रहा। विविध भारती का इतिहास। विविध भारती का रेडियो प्रसारण सबसे पहले 2 अक्टूबर 1957 को किया गया था। विविध भारती ने जल्द ही लोगों के दिल में जगह बना ली थी। ये सबसे पसंदीदा रेडियो चैनल बन गया। विविध भारती के कई रंगारंग कार्यक्रम शुरू किए गए, जिन्होंने श्रोताओं को दिल से लगाया, ठीक है। तो विविध भारती जो रेडियो प्रसारण था वो काफी ज्यादा फेमस हुआ, काफी ज्यादा फेमस हुआ। 2 अक्टूबर 1957 को उसका पहला ब्रॉडकास्टिंग किया गया था, ठीक है। रेडियो सिलोन भी उस समय चल रहा था, परंतु जो विविध भारती है वो लोगों के अंदर भारतीय होने के तौर पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। विविध भारती पर हिंदी फिल्मों के गीत एवं कहानियों का प्रसारण को लालचा था, ठीक है। तो विविध भारती पे क्या होता था,
कि गाने तो सुनाए जाते थे, हिंदी कहानियां भी सुनाई गई, कोई स्टोरी हो गई वो सुना दी गई, तो रेडियो पर लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को सुनने लगे थे। उस वक्त रेडियो गली मोहल्ले की शान बन चुका था, दहेज में रेडियो की मांग पहले पसंद थी। ठीक है, तो उस समय रेडियो जो था ना इतना ज्यादा फेमस था कि अगर आप शादी करने जाते तो दहेज में रेडियो सबसे पहले मांगा जाता था। विविध भारती रेडियो का पहला चैनल था। ठीक है, विविध भारती रेडियो का पहला चैनल था। 1967 में विविध भारती में विज्ञापन का प्रसारण शुरू किया गया, जो कि पैसे कमाने के लिए एक बड़ा जरिया बन गया था। अब क्या हुआ, 1967 में विविध भारती पर विज्ञापन का प्रसारण चालू करा गया, क्योंकि अब पैसे भी कमाने हैं, अब लोकप्रिय बन गया है तो अब पैसे भी कमाने हैं। ठीक है, इससे न केवल विविध भारती की उन्नति मिली, अपितु व्यापार की दिशा में भी उन्नति हुई, क्योंकि रेडियो के माध्यम से विज्ञापन ने देश के हर छोटे बड़े स्थान पर हर तरह की जानकारी पहुंचाया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, विज्ञापन दिए जाने लगे रेडियो भारती पर, सॉरी विविध भारती पर ज्यादा से ज्यादा। तो लोग क्या होते थे कि अब वो रेडियो सुन रहे हैं, उनको कोई प्रोडक्ट के बारे में विज्ञापन आया तो उन्होंने सोचा और वो प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे सेल बढ़ गई और जो जानकारी है वो भारत के हर एक कोने तक पहुंचने लगी थी। यह विज्ञापन व्यापारियों के साथ साथ देश की जनता के लिए भी हितकारी साबित हुए। ठीक है, तो विज्ञापन काफी ज्यादा आप कह सकते हैं फेमस हुए हैं और लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहे। आजादी के बाद भारत आजादी के बाद देश में कई रेडियो चैनल आए, जिन से जिनमें से एक था आकाशवाणी। आकाशवाणी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, खासकर फिल्मी संगीत में धूम मचा रखी थी। लेकिन कुछ कारण से फिल्मी संगीत पर रोक लगा दी गई और उस वक्त रेडियो सिलोन जो था वो काफी ज्यादा फेमस हुआ। तो बेसिकली यहाँ ऊपर की स्टोरी है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई। तमाम तैयारियों के बाद 2 अक्टूबर 1957 को विविध भारती का प्रसारण शुरू किया गया, जिसमें जो आप कह सकते हैं कि फिल्मी संगीत है उनको सुनाया गया। शुरुआती दौर में शील कुमार ने विविध भारती को अपनी आवाज दी। इनके बाद आमीन सियान की आवाज को श्रोताओं ने बहुत पसंद किया, उन्हें आज तक फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में जो व्यक्ति था शील कुमार, उन्होंने अपनी आवाज दी थी किस पे, विविध भारती का जो शो था उस पे, और गानों के लिए या फिर एंकरिंग के लिए इस आवाज को प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आमीन साइनी जो थे उनकी आवाज का प्रयोग किया गया। ठीक है, और उनको आज तक फॉलो किया जाता है। 1999 में सेना के जवानों के लिए विविध भारती ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम हेलो कारगिल रखा गया, जिसके जरिए फौजियों के घर वालों अपना मैसेज उन तक पहुंचाते थे। साथ ही देश की भावनाएं फौजियों तक पहुंचकर मनोबल बढ़ाया जाता था। ठीक है, तो 1999 में सेना के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया हेलो कारगिल, जिसमें जो सेना में काम करने वाले लोग हैं उनके घर वाले जो मैसेज है अपना वो रेडियो के थ्रू उन तक पहुंचा देते थे। ठीक है, और इससे सेना का भी मनोबल बढ़ गया था। विविध भारती के कई तरीके कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें से पहला था, इस प्रकार के कार्यक्रमों की बात करें, जयमाला। विविध भारती ने एक विशेष रूप से फौजियों के लिए शुरू किया गया था, जिसमें वे अपने दिल की बात कहते और उन्हीं के पसंदीदा नगमे सुनाए जाते। जयमाला सोमवार से शुक्रवार तक इसी फॉर्मेट में चलाया जाता। शनिवार को जयमाला किसी फिल्म हस्ती द्वारा प्रसारित किया जाता था और रविवार को फौजी भाइयों का संदेश देश को सुनाया जाता था। तो जयमाला के अंदर क्या हुआ कि फौजियों के द्वारा की गई फरमाइशों को सुनाया जाता था पूरे हफ्ते। ठीक है, संडे के दिन कोई भी एक फेमस एक्टर उस एंकरिंग करता था उस शो के लिए, और शनिवार को जयमाला किसी भी फिल्म को मतलब फिल्मी हस्ती द्वारा प्रसारित किया जाता और रविवार के दिन फौजियों का जो संदेश थे वो उनको सुनाए जाते थे। फिर आया दूसरा शो हवा महल। यह विविध भारती का एक बहुत यादगार कार्यक्रम था। अभी भी इसमें नाटक पेश किए जाते हैं, जिसमें असरानी, ओमपुरी, अमरीश पुरी एवं दीना पाठक जैसे महान कलाकार प्रस्तुति देते हैं। ठीक है, तो कई कलाकार तो इस समय गुजर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, परंतु हम बात करें तो जो हवा महल था उसमें वो भी अपने समय पे काफी प्रचलित हुआ और वर्तमान समय में भी उस पे जो नाटक है वो प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स अपनी आवाज देते हैं। नाटक के बीच में किए जाने वाले ध्वनि को लोग आज भी याद करते हैं, जिनमें पानी पीने, ठोकर खाने जैसे कई साउंड
जिन्हें देखकर समझ जा सकता है कि उन्हें रोचक तरीके से पेश किया जाए और श्रोताओं को अत्यंत लुभाते थे। ठीक है, तो जब नाटक प्रस्तुत किया जाता था तो जो आवाजें आया करती थी अलग अलग टाइप की, ठीक है, उन आवाजों को लोग आज भी याद रखते हैं, जैसे कि ठोकर खाने की आवाज हो गई, या फिर पानी पी रहे हैं तो पानी पीने की जो आवाज होती है, उस आवाज को लोग आज भी याद रखते हैं। आगे बढ़े। पिटारा विविध भारती ने यह श्रोताओं की जानकारी देने हेतु तैयार किया गया था, जिसमें जिसमें सेहत, कृषि जैसे मुद्दों पर बात की जाती थी। मनोरंजन के लिए गीत भी सुनाए जाते थे। तो ठीक है, पिटारा में आप कह सकते हैं कि न्यूज ज्यादा से ज्यादा दी जाती थी। एक शो आया सखी सहेली, ठीक है, इस शो के अंतर्गत महिलाओं के लिए ये शो दिया गया था, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है, उनके फैशन से रिलेटेड सारी जानकारी इस शो में दी जाती थी। फिर आया मंथन। विविध भारती पर खास कार्यक्रम में मंथन, जिनमें जिसमें देश को जागरूक करने की दिशा में काम किया गया और कई बड़े मुद्दों पर देशवासियों की राय भी ली गई थी। यूथ एक्सप्रेस विविध भारती ने यह यूथ वर्ग के लिए बनाया था, मतलब उस समय जो यंग जनरेशन थी ना, उसके लिए यूथ एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम है उसको बनाया गया, जिसके जरिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया जाता, साथ ही बदलते बदलते वक्त के प्रति जागरूक किया जाता, ताकि वक्त की दौड़ में वो पीछे ना रह जाएं। संगीत सरिता विविध भारती ने सुर का ज्ञान श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए संगीत सरिता शुरू किया, जिसमें संगीत की बारीकियों को संगीत का ज्ञान रखने वाले महान कलाकारों द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं कि संगीत की जो बारीकियां हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए संगीत सरिता नाम का शो प्रस्तुत किया गया। उजाले उनकी यादों के विविध भारती के बहुत ही अच्छे पेशकश है, जिसमें शुरुआत से लेकर आज तक के सभी जाने माने लोगों का परिचय कराया जाता है, उनकी यादों को ताजा किया जाता है। विविध भारती के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनकी सफलता भी मिली। 2007 में विविध भारती ने 50 वर्ष पूरे किए अपनी स्वर्ण दिवस के। आज कई तरह के चैनल रेडियो पर प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन विविध भारती में जो सादगी है उसे कायम नहीं कर सकते, उसे कोई कायम नहीं कर सकता। विविध भारती अखिल भारत में प्रसारित किया जाता था, मतलब पूरे के पूरे भारत में प्रसारित किया जाता था। तो विविध भारती का जो शो था पुराने समय में काफी ज्यादा फेमस था। आज भी विविध भारती पे ऐसे शोज आते हैं जिसको कोई और चैनल अपनी तरफ से इतना आगे नहीं बढ़ा सकता। माना जाता है कि आज के दौर में टीवी इंटरनेट आ गया, जिसमें फुर्सत पाना ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी रेडियो की अपनी दुनिया है। कई बार केवल कानों से सुने दिल को बहुत अच्छा लगता है। देश के कई लोग हैं जो बिना रेडियो सुने सो नहीं सकते और कार स्टार्ट करते ही रेडियो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडियो जो है ना वो भारत में आज भी लोगों के मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिल से जुड़ा हुआ है। बात करें अगर रेडियो की, तो क्योंकि पुराने समय से ही रेडियो इतना ज़्यादा प्रचलित है, लोगों का एक रेडियो के साथ अलग ही कनेक्शन है। कई लोगों को रेडियो सुने बिना नींद नहीं आती। कई लोग जब कार स्टार्ट करते हैं अपनी तो रेडियो पहले ऑन कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो पे कुछ ना कुछ प्रसारण हो रहा होगा, कोई गाना आ रहा होगा। ठीक है, तो रेडियो का कनेक्शन लोगों के साथ बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 2 का पार्ट 2। यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। बीबी केसकर के समय जो आकाशवाणी की स्थापना थी उसके बारे में। नेक्स्ट यूनिट जो है वो जल्दी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसे लगी आपको जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई सारे लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप हमें जाके ज्वाइन करिए। आपका कोई भी डाउट है आप वहाँ पे हमसे कंफर्म कर सकते हैं। साथ में एक लिंक और दिया गया है जहाँ पे आप हमें जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इंस्टा मोजो पे अभी हमें सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा, तो आप वहाँ जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।